बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सब साथियों का शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए और मैं माज़रत चाहता हूँ को 5-6 मिनट डिले हो गई। मैं मीटिंग में था PM हाउस, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जी। आपको इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि कल से मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, जो कुछ मामला चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रा हार्ड टॉक में आप बिलीव करते तो फेस टू फेस बात कर लेते हैं और कुछ आपको आपके ज़रिए इमरान न्याज़ी साहब को कोई शीशा दिखाते हैं और कुछ फिर तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये जो एम्बिगुटी है, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने, कई चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं, तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फ़ैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था, आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिज़ास्टर, तो इमरान न्याज़ी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा इंटेंशनल या अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा, पाकिस्तान को उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फ़ैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला काबिल इस्ताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फ़ैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा हो, तो वरना तो बहुत आसान था। और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिर जाना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। $2.8 बिलियन तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं और ये चीज़ें नोट होती हैं और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते, बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से
दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान ख़तरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज ख़त्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। आपको पाबंदी लगाई 100 दिन नहीं बोलना, 6 महीने नहीं बोलने, साल नहीं बोलना। मेरा मतलब है कि ये सारी हकायक आपके सामने हैं, और आज वो भी कह रहे हैं कि जी ये अगर रह जाते तो ये होता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उनको चाहिए कि देखना कि जी इंटरनेशनल हालात क्या हैं, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, कहीं और भी हो रही है। और उसके अलावा जो हमारे जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक जाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है, और फ्लड्स के जो लॉसेस हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जी अब चीज़ें ना मंगवाई जाए। तो जो मिसमैनेजमेंट और जो बैड गवर्नेंस थी, वो मैं समझता हूँ कि वो वजह बनी है पाकिस्तान की इस पॉइंट के ऊपर आने पे। वो मैं ज़रा बाद में आपको थोड़ा सा मज़ीद आपसे अपने माइंड शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं उनके चंद जो उनके हैं ना जी की फिगर्स, वो मेरे ख्याल हम ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि जी किधर थे और किधर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने 7.9% पे छोड़ा, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.6% ऑफ GDP पे छोड़ा, जो कि करीबन $17.5 बिलियन था। जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन 39.7 बिलियन डॉलर पे इन्होंने छोड़ा। ये एक हकायक है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना खान साहब डिनाई कर सकते, ना हम में से कोई डिनाई कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यानी जो परफॉर्मेंस थी और जो इंडिकेटर्स थे, वो अगर आप 2013 के इंडिकेटर देखेंगे और 2018 से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा था, और आज हम किसी और जगह पे खड़े हैं। ये हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 2013-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं, उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है, जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी आपकी फ़ी का सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत करनी, मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ छोड़ी थी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की GDP की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें, इनकी 3.5 है भाई। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है, या 3.5 आप कहते हैं ये गवर्नमेंट तबाही कर रही है। इसी तरह आप इनकी जो यानी देखेंगे कि इनके टेन्योर में एक 26 बिलियन की GDP में ग्रोथ हुई है, $26 बिलियन की बात कर रहा हूँ। और 5 साल में PMLN के जो 2008-13 थे उसमें $112 बिलियन की ग्रोथ थी। ये आपके सामने है। अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो मुझे साबित कर दे कि जी नहीं, आपकी 112 नहीं है और उनकी 26 नहीं है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम है, देखें ना, फी का सामने लोगों ने तो उसी को देखना है। तो हमने जो $1399 से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया, और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज़ 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया। उसमें 1768 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया,
हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो 16 अरब डॉलर की है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है और 16 अरब डॉलर जो है वो हम बैनुल-अक़वामी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो। ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा जिनेवा में प्लेजेस मिले और वो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जो जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रोफी से गुजरा है, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें यदि इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज़ है उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज़ आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफ़ेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हमें अपना जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें, तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट हैं। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ अब सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इम्पोर्टेड है, तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी और उसका जो आपका जो रेट है वो एवरेज 19% है, यानी बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा मतलब है कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और ख़ासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, जो कम तरीन लोग हैं, मैं तो लफ्ज़ गरीब का भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे बिस्प के बेनिफिशरीज़ हैं, उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी, वो उसकी अलग कहानी है, और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और उनको 25% हमने एग्री किया कि उनका जो स्टाइपेंड है वो 1 जनवरी से 25% इजाफा किया जाए, और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया और हमने उसको 400 अरब किया और उनकी कॉन्सेप्ट हमने ली उनके जाने से पहले। पार्ट ऑफ दी ये इस रिव्यू का हिस्सा है नौवें का, और उतने बेनिफिशरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ कि 2000 अरब से ज़्यादा वो था। वो ज़ाहिर है कि फार्मर जो है वो भी उनकी हैंड होल्डिंग और सारा आपने देखा कि 400 अरब के तो उसमें क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई, कई उसमें फैसिलिटीज़ दी गई। 1819 अरब तो क्रेडिट लाइन थी, पर यूनिट जो है उनका PAU जिसके ऊपर लोन्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किया गया, 10,000 किया था 4,000 से हमने। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई कि भी जो कुछ हो सकते हैं हुकूमत को चाहिए कि जी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हमारे किसान मजदूर ये बहन भाई उनकी मदद करें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में भी हैं, एक कंस्ट्रेंट भी है, फिजिकल हालात भी इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसी तरह जो हमारी जो कंपैरिजन जब मैं करता हूँ तो हमारा जो टेन्योर का जो CPI जो थी मैक्सिमम वो 8.6% थी, और आपको याद होगा कि मिनिमम 2.9% थी। अभी इनका टेन्योर देख लें तो इनकी मिनिमम 6.8 थी और इनकी मैक्सिमम 12.2 थी। अब कोई इंडिकेटर चेक कर लें कि जी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसी तरह आप फूड इन्फ्लेशन देख लें कि हमने 9% के करीब थी जब हम आए 2013 में, उसको हम 2.1% पे लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली, और अभी
इनकी मिनिमम 4.6 रही है 4 साल में और इनकी मैक्सिमम 13.6% है। तो मतलब कोई इंडिकेटर तो बता दो भाई जो आपने बहुत अच्छा काम किया और ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून पहले या अब ठीक काम नहीं कर रही। इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमने 30.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ा था 2018 का, इन्होंने 39.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा ट्रेड डेफिसिट। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, हमने 19.2 बिलियन में छोड़ा था। ये सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा था जी, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, लेकिन उसकी भी तवाई करके गए जाने से पहले 17.4 बिलियन डॉलर पे छोड़ा। जो 19.2 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था तो उसका तो हमारे भी पहले 3 साल 4 बिलियन था। और हम तो जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारा चौथे साल में 12 बिलियन डॉलर क्यों हुआ, हमारा 5वें साल में 19.2 क्यों हुआ। हमने क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म नहीं करनी थी? हमने अंधेरों 18 घंटे की लोड शेडिंग के साथ मुल्क चलाना था? क्या हमने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी नहीं करनी थी? क्या हमने जो हमारी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी इस तरह का 26% तो प्लांट मशीनरी ज़्यादा आई है उस पीरियड में। तो बात यह जी कि आप कोई भी इंडिकेटर देखेंगे, हाँ इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड से ये कभी तो उनको इन प्रपोजल देते हैं कि चले फलां मुल्क में जाके हम एक ट्रायंगुलर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आप उसे रिगल आउट कर जाते हैं। कभी आप उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी आप उनको आंखें दिखाते हैं। ये जो एक शिफ्टी करैक्टर जो होता है ना जी, वो हमेशा नुकसान होता है, चाहे वो उनके अपने लिए हो, मुल्क के लिए हो या अपने ख़ानदान के लिए हो। उन्होंने ये करके जो 2.8 बिलियन की FDI हमने छोड़ी थी उसको वो नीचे ला के 1.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए। आप एक्सपोर्ट्स देख लें, ठीक है हमारे ज़माने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो स्टैगनेंट हैं, हमने करीबन 25 बिलियन पे पकड़ा 25 बिलियन पे छोड़ा। लेकिन आप कुछ चीज़ें मत भूलें कि उस हमारे टेन्योर में जो 5 साल तक कमोडिटी सुपर साइकिल था, आपकी जो वैल्यू उसका जो ओवर इफेक्ट था, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा थे लेकिन हमारी अमाउंट जो है मॉनेटरी उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन हमने फिर भी करीबन जहाँ पकड़ा 25 बिलियन उधर छोड़ा। तो आपने 1% अगर टर्फ दे के 400 बिलियन रुपीस दिए, चले अच्छी बात है, इंडस्ट्री में ग्रो हुई सारा कुछ, लेकिन वो अगर उसने 4 या 5 बिलियन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं अर्ज करूँ कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, देखिए पाकिस्तान के 2 प्रॉब्लम, एक हमारा बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का वार। एक आपका रुपयों के साथ ताल्लुक है, दूसरा आपका जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज के साथ ताल्लुक है। इसकी ज़रा ज़्यादा बाद में बात करते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है जो इस वक्त बैठी है या इस वक्त मौजूद नहीं है, इसने पूरी कोशिश की है कि हम जो कुछ कंटेन कर सके। ज़ाहिर आसानी से तो नहीं होता और कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन भी नहीं होता। हम कम से कम जो पिछले इसी पीरियड का जो पहले 7 महीने का था जो 11.6 बिलियन डॉलर था, उसको हम रिड्यूस करके 3.8 बिलियन डॉलर पे लेके आए। इसका मतलब है 67% इसमें रिडक्शन है। और अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें, वो मैंने जैसे अर्ज किया कि वो भी अब नीचे आके करीबन 21.3 बिलियन डॉलर है, एज़ कम्पेयर टू 31.9 बिलियन डॉलर सेम पीरियड लास्ट ईयर। आपकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में भी उसमें बिल्कुल कमी आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमी नहीं आई, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट 8.7% कमी हुई है तो आपकी इंपोर्ट जो है वो 23.6% से कम हुए हैं। और नंबर अगर आपका यानी 20.6 बिलियन की एक्सपोर्ट 18.8 है, एक ग्लोबल एक फिनोमेना है और उसका असर पाकिस्तान पे है। और इसी तरह इंपोर्ट जो है वो हमारा 52.5 बिलियन डॉलर की जो हमारी इंपोर्ट थी पिछले साल, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 बिलियन पे है। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको फिगर्स दे रहा हूँ कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि रुपी स्लॉटर्ड और ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप जिम्मेदार हैं उसके। मैं उसमें ज़रा मैं ब्रॉडर बात कर दूँ, मैं नंबर्स आपसे ज़रा कंप्लीट कर लूँ जी। इसी तरह ये जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हो रही है कि जो उसमें कमी है, भाई क्यों कमी है कि आपने पहले एक प्रोग्राम किया, उसकी आपने कंडीशंस मानी, कौम को आपने प्लेज कर दिया, आने वाली हुकूमत को प्लेज कर दिया, उसको आपने ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर दिया। कोई पाकिस्तान को एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप कर ना दें। जो प्रायर एक्शंस बोर्ड में जाने से पहले होते थे वो प्रायर एक्शन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले करने की हमें यानी मजबूरी हो गई। तो ये आपके किए दर खान साहब, ये इस हुकूमत ने नहीं ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा की, लेकिन आप कम से कम खामोश तो रहें। आप अपने लूज टॉक करने और लूज ट्वीट्स करने बंद करें। आप
आप या तो आए, मैं आगे भी कहा था, आए हम ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर लें, हम बात कर लेते हैं कि जी आपने क्या किया और हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं आप। ओ भाई, अगर कोई भी होता हमारी जगह पे, अगर कोई ना आता तो ये तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो चुका होता। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कभी हो। और मैंने उनके अपने लाने वाले को कोट किया कि जो मेन उनको लाने वाले थे कुछ लोग, उन्होंने कहा है और आप पे अखबारों में छपा है कि जी अगर ये इंसान रह जाता चंद महीने और तो पाकिस्तान शायद खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। तो ये मैं तो नहीं कह रहा भाई, आपके अपने वेल विशर जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से आपको उठा के गोद में लाए थे, वो आपके मुतल्लक ये परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं कि जी आपकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस हो गई थी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मैं जैसे अर्ज़ किया कि हमने इस वक्त जो है वो आपको पता ही है कि करीबन 2 हफ्ते पहले ये 2.8 बिलियन टच कर गए थे, अभी 3.82 बिलियन स्टेट बैंक के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और कमर्शियल बैंक जो हैं वो 5.44 बिलियन है एज ऑफ नाउ। तो ये करीबन 9.26 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन ये इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि चाइना ने बहुत दोस्ती का सबूत दिया है। हमने सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हमने पेमेंट्स कितनी की, हमने करीबन इस वक्त जो पेमेंट्स की है फॉरेन एक्सचेंज की इस प्रोसेस में, वो हमारी 6,503 मिलियन यानी 6.5 बिलियन डॉलर हमने पेमेंट्स की हैं रिसेंटली। और ये 6 इसमें से 1 बिलियन अगर आप वो सकूक बॉन्ड जो था उसको निकाल दें, वो 5.5 बिलियन की हमने रीपेमेंट्स की हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आपका डेट तो कम नहीं होता एक्सटर्नल, वो हमेशा अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ज़्यादा होता है पिछले साल से, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी आप के सोना और तेल और इस तरह की चीज़ें नहीं निकली। वो हमने जो पेमेंट्स की है उसमें 2 बिलियन हमने चाइना के बैंकों को दिए, चाइना डेवलपमेंट बैंक और ICBC, और करीबन 3.5 बिलियन के करीब हमने दिए अदर यानी UAE के और दूसरे बैंक्स, उसमें को स्विस भी दे। ये पेमेंट ड्यू थी और हर हुकूमत पिछली पेमेंट्स को ड्यू जो होती है उसको पेमेंट करती है, कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन ये जनरली दोबारा या रिन्यू हो जाती हैं या रोल ओवर हो जाती हैं या आपको नया लेंडर रिप्लेस कर लेता है, आपका स्टॉक जो है वो कम नहीं होता। लेकिन इस वक्त एक्चुअली हमारा जो स्टॉक है वो अभी आपको मैं नंबर्स दूंगा, वो कम हुआ है इस पीरियड में जो खासकर ये हम गुजर रहे हैं। अगर ये पैसे वापस आ जाते तो आपके रिजर्व लेवल मच बेटर होते आज। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ICBC ने भी हमारी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है एज ऑफ लास्ट नाइट। 1.3 बिलियन हमने उनको पिछले चंद महीनों में वापस की है, 500, 300 वो इसको वापस पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये फैसिलिटी रिन्यू उन्होंने रोल ओवर कर दी है। ये 500 मिलियन अगले एक अपना वर्किंग डेज में हो सकते हैं, आज ही आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे, बट इट हैज़ बीन ट्रिगर्ड। हमने सारी डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूरी की है और उसके करीबन 10 दिन के अंदर अनदर 500, क्योंकि ये हमने पे भी तीन हिस्सों में किया है, 500, 500, 300 वापस भी वो इसी तरह करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी 1.3 बिलियन की ICBC की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसी तरह आपने एनर्जी सेक्टर में मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा एनर्जी सेक्टर को। तो जो हमने 503 बिलियन का सर्कुलर डेट टेक ओवर किया था 2013 में, हमने जाते हुए उसको 1148 अरब पे छोड़ा, यानी 5 साल में जो इजाफा हुआ एनर्जी सर्कुलर डेट में वो 645 अरब। जो खान साहब की हुकूमत में जो नंबर्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो इन्होंने 1148 से पकड़ा और 2467 बिलियन रुपीज़ पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि हमारा 645 अरब का जो डेट इंक्रीज़ है सर्कुलर डेट, इन्होंने 1319 अरब की डेट इंक्रीज़ की है अपने 4 साल में, यानी डबल है बट 4 साल में। तो ये भी उनकी एक मिसमैनेजमेंट है। आप गैस देख लें, वहाँ की जो हालत है, वहाँ भी करीबन 1700 अरब के सर्कुलर डेट है और 315 अरब की फ़्लो थी कि उसमें हर साल ऐड होता जाना था। वो आपको पता है कि हमने जो रिफॉर्म्स तय किए हैं उसकी वजह से उसको ज़ीरो कर दिया गया है और वो अब दोबारा ऐड नहीं होगा। जो सर्कुलर डेट है उसको हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम अमल भी कर रहे हैं। जो पब्लिक डेट लायबिलिटीज़ मैं समझता हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल उसकी हुई है इस पीरियड में।
अगर आप देखें कि जो पब्लिक डेट लाइबिलिटी जो थी, जिसका ये हर जगह पे जाकर जिक्र करते थे कि हम डेट ट्रैप कंट्री हैं और मैं 10,000 अरब अगर हुकूमत मुझे मिलेगी तो मैं कम करूंगा, फिर जब हम ये इलेक्ट हो गए तो फिर भी वही था 30,000 अरब डेट ट्रैप में है, वो ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए। यानी 30,000 के पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ को ये 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए हैं और ये 79% इजाफा करके गए। ये एक तरफ 1947 से लेके 2018 तक का डेट और उसमें 79% इजाफा 4 साल में इस मुल्क में डेट का हुआ है, और वो इंक्रीज इन डेट और फिर मिस हैंडलिंग ऑफ पॉलिसी रेट जो कि 6.5% में मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था, वो इनके ज़माने में कहाँ से चला गया। अब वो तो उसकी ऑफ शूट है जो कुछ हो रहा है, और उसको तो एक दिन एक महीने में तो ये एक साल में तो नहीं, ये टाइम लेता है ये सारी चीज़ें ठीक होने में। उसकी वजह से जो 1750 अरब में डेट सर्विसिंग होती थी वो 5,000 अरब से क्रॉस कर चुकी है सालाना। तो ये हमारी ब्लीडिंग है और मिस मैनेजमेंट इसका मेन इसकी वजह है। इसी तरह अगर प्योर पब्लिक डेट अगर मैं लाइबिलिटीज निकाल दूं तो इन्होंने 25 जो है ट्रिलियन या 25,000 अरब पे इन्होंने टेक ओवर किया था लाइबिलिटीज़ को निकाल के, जो कि पब्लिक डेट स्टेट ने पे कर रहा है। लाइबिलिटीज़ हैं वो जो भी अदारे हैं वो भी उसकी एडिड है, वो उन्होंने रुपए देने हैं तो उसका होगा, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज कवर का मसला ऑब्वियसली होता है। वो इन्होंने 49,000 बिलियन पे छोड़ के गए, 25,000 लिया, आए थे 10,000 कम करने के लिए, और इसमें ये जो इजाफा ये करके गए हैं ये करीबन 24,000 अरब का इसमें इजाफा किया। और ये फिगर आपका जून 22 का है, ऑफिशियल फिगर है, आप चेक कर सकते हैं। तो डेट टू जीडीपी जो कि मेन है, जो दुनिया देखती है कि परसेंटेज डेट टू जीडीपी, तो पब्लिक डेट की जो 63.7% पीएमएलएन ने छोड़ी थी पब्लिक डेट टू जीडीपी, वो खान साहब 73.5% पे छोड़ के गए हैं, और इस वक्त जो है वो 69.7% है। थोड़ी सी उसमें करीबन 3 आप कह लें कि 8% की इम्प्रूवमेंट है एज ऑफ टुडे। तो ये आपका जो है वो इनका ये डेट प्रोफाइल है। आप ऑब्वियसली इनकी जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो और ज़्यादा खौफनाक है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी डेट एंड लाइबिलिटी जो हैं वो जून 2018 में $95 बिलियन थी, जून 2018। वो जून 22 में वो $130 बिलियन थी, और इसमें $35 बिलियन का इजाफा हुआ। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम जो एक्सटर्नल डेट की पेमेंट्स कर रहे हैं और वापस नहीं आ रही, अभी मसला अगर 1.3 बिलियन आईसीबीसी आएगा तो फिर डेट में वो चला जाएगा, लेकिन एज ऑफ टुडे हमारा 130 बिलियन जो डॉलर है वो 126 बिलियन डॉलर डेट रह गए ना। ये कभी नहीं हुआ। अगर ये मसलन इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट तो इंक्रीज होता ही होता है ना जी। करंट अकाउंट डेफिसिट आप लाइबिलिटीज अगर फैसिलिटी है अपना रिन्यू हो जाए, रोल ओवर हो जाए, आपने पैसे लिए जैसे चाइना ने लिए फिर वापस कर रहे हैं, हमें दोबारा फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका अपना ऐड होता है आपके डेट में। उसके बावजूद हमारा 4 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल डेट एज ऑफ दिसंबर 2022 उसमें कमी आई है। वो वजह सिर्फ वो है कि वो जो बैंकों के हमने जो पैसे दिए और वापस अभी तक नहीं आए, अगर ये ना होता तो आपके जो रिजर्व्स हैं इस वक्त 7.8% बिलियन पे होते, और आप कमर्शियल बैंक्स डाल लेते तो करीबन को 13-13.5 बिलियन डॉलर के करीब होते। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहा एक तो मैं नंबर्स आपको रिमाइंड करा दूँ, दूसरा मुझे ये भी है कि मैंने जो कल की जो देखी हैं खबरें और उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन की बातें हुई हैं, उसमें पॉलिसी रेट की बातें हुई हैं, जो इन्होंने भी ट्वीट की स्लॉटर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भाई किसने इस मुल्क में मॉनेटरी पॉलिसी को सेपरेट किया? किसने लॉ में चेंजेस किए हैं? किसने इस मुल्क में अदारों में तब्दीलियां करके तो एक नया सिस्टम बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल जो है साइड की रिस्पॉन्सिबल है, और वो अल्लाह के फल से ये पहली दफ़ा है कि एक सप्लीमेंट्री बजट आया, लेकिन टैक्सेस के जो हदफ है उसकी वजह से नहीं आया, वो एनर्जी डेट की वजह से आया कि एनर्जी डेट का जो फ़र्क था जो 855 अरब का, उसकी वजह से 170 के टैक्सेस लगे। इसलिए नहीं लगे कि एफबीआर अपने हदफ को पूरा नहीं कर सकेगा।
तो बात यह है जी कि अगर ये रुपया जो नॉर्मल प्रोसेस में है वो चल रहा है और पॉलिसी रेट भी है, एक इंडिपेंडेंट वहाँ एक बोर्ड बैठा हुआ है, और टू बी फेयर कि अगर 19% आपकी कोर इन्फ्लेशन है जो कि है, तो वो 20% उन्होंने किया है, तो ये हमारे सामने है। लेकिन बहुत ममालिक है जो नहीं करते। लेकिन क्या ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक टीम उसमें वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने कानून अपना खान साहब के ज़माने में तब्दील हो चुका है। सो जो तब्दील हो चुका है, आपने ऑटोनॉमी दी है और रियल टर्म में दी है, तो फिर ऑपरेट हो रही है, उसको आप रिस्पेक्ट करें। फिर इस तरह की ट्वीट्स मत करें। आपने खुद ही जो कुछ किया है उसका फिर उसके आउटकम भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि उनको जिम्मेदारी का उनको एहसास होना चाहिए कि जब वो इस तरह की जो ट्वीट्स करते हैं या बयान देते हैं, ये मुल्क को नुकसान हो रहा होता है, ये मुझे नहीं हो रहा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना, ये PMLN को नहीं होना, ये मुल्क को। अब खुदा के लिए मुल्क का तो आप अपना ख्याल रखें। उधर IMF का रिव्यू फाइनल स्टेजेस में है, उधर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते तो वही है वैसे जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर ने फ़ोन करके कहा कि भी इसको ना होने दो, ये लेटर ना करना, कॉपरेट ना करना। तो असल में तो उनका हदफ वो है। तो मैं समझता हूँ कि जी ये जो हमारी बातचीत है, सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये नंबर्स आपके सामने हैं और हमने तो कोई मार्केट में कोई डॉलर नहीं फेंके। इस मुल्क में बात होती रही कि जी $2 बिलियन इसहाक डार 2013 से 17 मार्केट में फेंकता रहा, उसको 104 पे रखने पे। ओ भाई, अगर आप 42 महीने में $2 बिलियन पर मंथ आपने नहीं फेंका, तो फिर तो आपका $84 बिलियन के रिजर्व में इजाफा होना चाहिए था। अगर 2 बिलियन हमारा खर्च नहीं हुआ, आप कहते हैं हमने नहीं किया, हाँ आपने ज़रूर खर्च किए। आपने जो डेट का जो बेड़ा गर्क किया, आपने ज़रूर उसको किया। अगर उसको देखा जाए तो उसमें ज़रूर निकलेंगे। वो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो हमारी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमको इंटरवेंशन कर रही हैं, उसकी हमारी को कैपेसिटी हो, जितने हम रिजर्व नीचे जा चुके हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, मैंने कहा कि मैं आपसे ये ज़रा शेयर भी कर लूँ अपना। और डिफ़ॉल्ट का मैं दोबारा रिट्रेट करूँगा कि काइंडली ये जो बात है जी कि डिफ़ॉल्ट ये हम बंद कर दें। कोई डिफ़ॉल्ट ना पाकिस्तान ने किया, ना इंशाल्लाह होगा। ये अल्लाह ताला ने, मैं आगे भी कहा था, उसको डिफरेंट ट्विस्ट दी गई। पता नहीं मेरी बात क्यों इतनी चुभती है। और भाई अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी, वो भी हजम नहीं होती। उस पर भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है, लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ देता। तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई, आप जो मर्जी कर लें, होना वही जो अल्लाह ताला ने करना। तो मैं समझता हूँ जी कि ये कहना कि कोई, मैं कुछ जगह पे देखा जी, नो इनका रोड मैप नहीं है, इनके पास पॉलिसी नहीं। और भाई सब कुछ है, लेकिन क्या मैं उसका इश्तिहार छुपाऊँ अखबारों में, या मेरी टीम जाके उसको बांटे, इश्तिहार बांटे? हमारे पास सब कुछ है, हमारी गवर्नमेंट है, मेरे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उससे हर चीज़ तैयार है। वी विल टेक इंशाल्लाह पाकिस्तान को आउट ऑफ दिस क्वागमायर। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफ़ॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए। और फिर आपने पूरी कोशिश की कि ये ना हो, वो ना हो, IMF ना हो, ताकि वो वक्त आए जो आप सोचते हैं। आप पैटी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। तो हम तो अल्लाह माफ़ करे कभी सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ अपने मुल्क कुर्बान है और जान भी कुर्बान है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथी कहते हैं बैठ के उसमें टेलीविज़न पे रोड मैप भी है, पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफ़ॉल्ट होगा, तो कैसे बच गया भाई? कुछ कर रहे हैं ना, मैनेज कर रही है पूरी टीम, मैनेज कर रही है, मिल के कर रहे हैं, बचा रहे हैं अल्लाह के फल से। कोई एक आप मुझे एक पेमेंट दिखा दें कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल या बायोलैटरल ड्यू हो तो हमने पे ना की हो। हर पेमेंट की है, हर लायबिलिटी पे कर रहे हैं। तो आपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। अपनी एलसीज जो गैर ज़रूरी है उसको नहीं, स्टेट बैंक उसको प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा हो तो ठीक रखा हुआ है भाई। अगर देखें हमारा जो मसला है, हम जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना, वो मैं जैसे कहा था कि एक हमारा बजट डेफिसिट है, वो मैनेजेबल है, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी करेंसी है। जो हमारा एक्सटर्नल है, हमें उतना खर्च करना चाहिए जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, वरना हम ब्लैकमेल होंगे। और ये इसकी जो है अशद ज़रूरत है। और काश के 5 साल पहले मेरी बात सुन ली जाती इस मुल्क में,
और मैं जो कहता था कि उतना हम खर्च करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आज पाकिस्तान यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आ जाए जो जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमने वो खर्च किया जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हम इसीलिए दर बदर होकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं। मैं मशकूर हूं कि जो अदारे हैं उनकी जो लीडरशिप है, दे आर फुली कोऑपरेटिंग नाउ। दे बिलीव कि पाकिस्तान को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है। दे बिलीव कि हमने वही खर्च करना है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर के जो कंजर्वेशन मेजर्स हैं, जो उनके ऑस्टेरिटी मेजर, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश। देखिए, कौमें इसी तरह बनती हैं। हम सब ने अगर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ना सिर्फ उस क्वागमार से निकल जाएगा। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मीशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मीशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? उसकी वजूहात हैं, और उसको हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपना हमने उसको तजिया कर रहे हैं, और फिर हमें चाहिए कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ठीक रास्ते पे लगा दें एज बहसियत कौम। ये हुकूमत आनी जानी है। ये आज हम हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। इसमें कोई ऐसी किसी की परपेचुअल कोई नहीं है, ये कोई मोनार्की नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मर्जी आए, मैं कोई आवाज़ में तो नहीं ये कहता था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर हुई होती, मेरी बात मानते 20, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, तो कम से कम आवाम आपको पकड़ती कि आपने ये साइन किया था, आप क्यों इसको कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं, ये इसको फ्लाउट कर रहे हैं। नहीं किया। अब इनको याद आ जाती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उस वक्त किसी को कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। तो बात यह जी कि ये वो नॉन एंटिटीज़ हैं कि जी रिज़ाइन करे। भाई क्यों रिज़ाइन करूँ मैं? कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज़ जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ। मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती थी, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस PDM ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, PDM हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है। लेकिन इस तरह के थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान हो गया। जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इससे डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो अच्छा किया कि आज आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी। बाज़ न्यूली बॉर्न स्टूडेंट जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते। आज आप मीडिया के सामने आ गए। एक बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो रहे हैं कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर करें। दूसरा ये है डॉक्टर साहब के पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रादर एक बात आई कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो इस बात को प्रूव करे कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंशियल रूज हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं या आपके प्रेडिसेसर थे। एक बात, और उसके लिए, उस कमीशन के लिए बतौर एक तालिब इल्म के मेरी ये तजवीज़ होगी कि वो जुडिशरी से नहीं होना चाहिए, बिकॉज जुडिशरी तो एक आदमी को लुक आफ्टर कर रही है आजकल। ये एक पार्लियामेंट्री कोई कमीशन हो जो इस बात को डिटरमिन करे, क्योंकि अभी आपने जो कुछ कहा है ये तो उनके डेफेयर पे जाएगा, उनको ये बात ना उन्होंने माननी है, समझनी है। तो लिहाजा आप इस तरह की एक प्रपोजल है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए जो डिटरमिन करे कि इन माशी खराबियों की जिम्मेदारी आप पर है या आपसे पहलों पर है। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो मुश्किलात चल रही हैं पाकिस्तान की और आम आदमी की, गरीब आदमी की, इसकी डेडलाइन कब क्या है, कब तक ये इनको को राहत मिल सकेगी? शुक्रिया जनाब। आपने अपना साले साहब 3 सवाल किए हैं। अब कोई एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, जो आपने कमीशन की बात की, फाइनेंशियल रूल्स की बात की, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का ना बनाए। वो हम एक ही फैमिली हैं सारे पार्लियामेंटेरियन। बेहतर है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का बने, जो प्रेफरेबली जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना ए पॉलिटिकल हो,
और ज़रूर बनना चाहिए। और उसका TOR सबसे पहला ये होना चाहिए कि 24th इकोनॉमी से 47th क्यों बनी, उसके रीजंस और उसका, ताकि हम सबक सीखें। जब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई आप किसी को फांसी लगा दें, लेकिन उसका हम सबक सीखें ना। ये तो एक हकीकत है कि मैंने तो नहीं रेटिंग की ना, मैंने तो 24 जो रेटिंग पाकिस्तान की थी मैंने तो नहीं की, प्राइस वाटर्स कूपर्स ने की थी, या 47th की तो ग्लोबल अदारे ने की है पिछले साल। तो ये बनना चाहिए। और जो हमारी कमज़ोरियां हैं इस तरह के जो हमारे, उसको ज़रूर देखना चाहिए, उसको उसके ऊपर फिर हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि फिर वो किताब की या रिपोर्ट की सूरत में कभी बाहर ही ना आए, महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो या एबटाबाद की हो या इस तरह को, उसको फिर कौम को देना चाहिए और कौम को पता। मैं बिल्कुल, जहाँ तक मुश्किलात है, देखें कोशिश 2013 में इसी किस्म के सवाल थे, जब आप हम सब इकट्ठे बैठते थे कि यह कब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री है, 7 महीने में डिफॉल्ट है, डॉक्टर साहब 10 कितनों निकलोगे, यही थे ना जी उस वक्त। तो मैं देखें, मैं अपने आप को, तो मैं एक बड़ा हम्बल और बहुत आजिज़ सा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करनी है, जो अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, सोच दिया है, कोई तजर्बा दिया है 30 साल में, उसको पूरा तरह का, बाकी रिजल्ट्स साले सब अल्लाह ताला देते हैं। और वो मुल्क जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 3 साल में उसकी सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही थी, रेटिंग्स एजेंसी तारीफ़ें कर रही थी, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप यू नेम इट, IFC, सब उसके सरबराह आपके मुल्क में आ रहे थे। इसी कैपिटल में सरीना और मैरियट में बैठ के आपकी तारीफ़ें करें। तो अल्लाह तो अब भी हमें मुकम्मल यकीन ईमान के साथ कोशिश करनी, वो हो रही है। वो मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि ये बेचारे ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो वो हम लगे हुए हैं, और आपकी दुआएं और कौम की दुआएं, इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, मेरा यकीन है। और मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ कि 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे, और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे। उसका क्या स्टेटस है और कब तक आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बोर्ड की अप्रूवल कब एक्सपेक्ट कर रहे हो, सारी चीजें जो चीज़ें मेरे पास में कहनी से वो बता देता हूँ, जो बाकी है वो आपके उनसे भी दोस्ती, उनसे पूछ लें। तो हमने जितने प्रायर एक्शंस करने थे जी, सो फार अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर दिए। एक नया प्रायर एक्शन इस कम्युनिकेशंस में अरप्ट हुआ था, क्योंकि हमारी माशाल्लाह 4 वर्जन्स हम एक्सचेंज कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी हिस्टोरिक है, तारीख लिखी बन रही है। तो वो भी हमने ECC परसों करके उसको भी कर दिया। और वो जो नेक्स्ट ईयर का जो सरचार्ज वगैरह था ना जी, तो वो भी इंशाल्लाह बाय सर्कुलेशन विद इन 24 आवर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैबिनेट कर देगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारी तरफ से कोई डिले ना हो। अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, जो भी है वो तो छप चुके हैं अखबार में हैं जी, है जी, लिखा हुआ है यार, ये कैसे हो सकता है कि नहीं होगा। अच्छा चले, मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ जी, मैं मंगवा देता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक खैबर टीवी से है। मुदस्सर राना दुनिया से मैं जी, मैं ये कंडक्ट कर रहे हैं यार, मैं आपकी मेहरबानी भैया। आप ये फिर एक ही तरफ सारे क्वेश्चन भैया इधर भी आओ जी। जी जी डॉक्टर साहब, जब आप तशरीफ लाए पाकिस्तान तो उस दिन डॉलर 20 रुपए नीचे आया ना, आपने कहा कि अभी तो मैंने डंडा नहीं घुमाया, लेकिन कल आपने देखा है कि डॉलर तकरीबन 15 से 18 रुपए अचानक से इंक्रीज कर गया। उस वक्त आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक की रेट कहाँ थी, कुछ नजर नहीं आया। सेकंड सर, ये भी बता दीजिए कि डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आप कोई एजेंसियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, कोई उनको खत लिख रहे हैं कि इसको खुद तौर पे कंट्रोल? जी भाई, ये बिल्कुल आपने जो फरमाया, देखें मैंने अभी आपने जो थोड़ा सा बातचीत की है उसमें मैंने क्लैरिफाई किया है कि ये अब मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट की मैकेनिज्म मैनेजमेंट वो हमारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हमने कानून अपने खुद चेंज किया है, अभी 2-2.5 साल ही हुए, और उस पर किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं है। वो जब मैं जहाज़ में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और ख़ुद ही शुरू हो गए, और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ है उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपये बेहतर हो गया। तो ये ऑब्वियसली अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक री स्ट्रक्चर किया है
पिछले चंद सालों में, तो बात वही आ जाएगी कि फिर हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके नतीजे में आपके सामने है जो भी उसके आउटकम है। दूसरा सवाल आपने क्या किया? स्मगलिंग, जी, उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां वीट स्मगल होती थी, जहां फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहां अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBI साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में, ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहाँ कहाँ जाना है? ज़ाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहे हैं ना। $2 अरब कैश, तो उसकी में आप सोच विचार में हो कि उसको कैसे रोका जाए। एक मिनट मालेकन डिवीजन में गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मदद से सरकार को मोर देन 20 to 30 और $40 बिलियन कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए हैं, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं, $10 बिलियन कर दे अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहां भी लड़ाई होगी देखी जाएगी। क्योंकि एक तो वो FBR आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज़ आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन डॉलर भी आ जाए। लेकिन आपके तो इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, $10 बिलियन आ जाए तो क्या बात। अच्छा, 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है तो पॉसिबिलिटी। सर, एक जो IMF की एक प्रायर एक्शंस का सर, वो 2 ममालिक से कंफर्मेशन जी, चाइना ने तो आपको प्रायर एक्शन नहीं है। अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है? मुझे थोड़ा सा बता दें सर, IMF में जाने का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। ये क्या मंतिक है कि कंफर्मेशन भी हम करवाएं और ये प्रायर एक्शन? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਾਓ, मैं तो बिलीव करना। बहरहाल ये प्रायर एक्शन नहीं है। बाय द वे, एक्सटर्नल जो अकाउंट में जो भी गैप है वो उस पर भी हम वो एक 1 of the 2 कह लेंगे अब पेंडिंग आइटम जो हम कर रहे हैं। और हम रीजंस के साथ आई वुड से कि ऑलमोस्ट श्योर हैं कि जो उनका नंबर है वो जो आप छाप चुके हैं, इसी में बता देता हूँ। कल ब्लूमबर्ग वाले ने भी वही नंबर कोट किया चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस को, तो ये पब्लिक हो चुका है $7 बिलियन का। वो 7 नहीं है, 5 है मेरे नज़दीक। देखिए ना, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 महीने का 3.8 बिलियन है, मैंने इनसे पूछा है, नंबर तो मिडल ऑफ मार्च में आएगा, फरवरी का, तो वो इनके हिसाब से कोई 400-450 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अगर 8 महीने का ये नंबर है 4.2, तो कैसे होगा 8 बिलियन, 8.2 ये इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि 1 बिलियन उसमें ईजीली गुंजाइश है कि उसको कम कर दिया जाए तो 6 रह जाएगा। और देखें, हमने अगर 3 बिलियन से ज़्यादा नॉन चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स को वापस कर चुके हैं, और वंस वी आर इन द प्रोग्राम, तो आई एम श्योर कि उसमें से आधे तो जरूर हमें वापस वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चाइना ने तो 100% दोनों ने दे दी हैं। तो ये अगर दोनों नंबर ले लें तो मेहताब साहब वो आपका बैलेंस जो है वो पूरा हो जाता है। तो वो लेकिन प्रायर एक्शन नहीं वो है 2 और 1 वो है, वो मिल जाएगा। भाईजान 1 मिनट आपकी बारी आती है। दूसरी ऐसे कर लो यार, एक उधर से ले तो बाद में रियासतीन साहब आप फरमाएं, आप फरमाएं। रियाज हो गया यार, वो कर रहे हैं आप, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। रियासतीन साहब आप फरमाएं, नाराज ना हो यार, रोजे आने वाले और रोजे सर आप सवाल करें, रमजान आने वाला है, कुछ थोड़ा सब्र कर लो यार। आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी है, कौम आपकी तरफ देख रही है। हाँ जी जी, ताड़े वाली भी देख रही कौम।
तो दे रहे हैं जी भाई, दे रहे हैं ये तो कर यार उनको सवाल तो कर लेंगे आप यार, ऊपर खड़े में सर ये बताएं, पीडीएम की गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर अब तक कितने कर्ज लिए हैं, कितना कर्ज लिया है, और उस कर्ज की वजह से जो गुर्बत से लकीर है उसके नीचे कितने लोग हैं, ये आप डाटा मुझे बताइए। सिंपल क्वेश्चन। आप इतने देखिए, उनका सवाल तो मैं उन्हीं से पूछ लें, मुझे नहीं मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने मेरे नीचे इन्वेस्टमेंट बोर्ड में काम किया हुआ है, मेरे नीचे प्राइवेट में मैंने उनको पौधा लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं है कि मैं को उनके खिलाफ को बात करनी है, जवाब दूं। हाँ, जो आपने भाई पहली बात की है उसका मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना डेट, एक तो हमारी मेन जो रीपेमेंट्स हैं, जाहिर है कि वो तो नया कर्जा लेके पुरानी रीपेमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो डेफिनेटली आपका जो है, अगर आप मुझे पहले ये सवाल देते मैं एक्चुअली नंबर लेके आता, नंबर मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, एंड वी विल प्रोवाइड यू द नंबर। लेकिन इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा या गुर्बत में इजाफा, इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। जो आपके पास बजट डेफिसिट है वो बिल्कुल कर्जों में इजाफा होगा, और कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। जिस साल का बजट डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जाहिर है कि वो आपको किसी तोहफा तो नहीं देना, आपने वो कर्ज ही लेके करना है। लेकिन आपको नंबर एग्जैक्ट चाहिए तो मैं आपको नंबर, हम तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल डेट तो मैंने भी आपको अर्ज किया कि दिसंबर तक $4 बिलियन कम हुआ, 130 बिलियन से 126 बिलियन पे एज ऑफ टुडे, सॉरी एज ऑफ दिसंबर एंड। जी छोटे छोटे 2-3 सवाल है। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका से आई है जी, तो इस IMF में जो आपको गैर मामूली सिचुएशन का सामना है, आपसे कुछ बात भी हुई थी, इसमें अमेरिका का क्या रोल है? और आप तो उनके लाडले थे, इमरान खान के बकौल आपको लेके आए, तो फिर आपकी स्थिति मुश्किल क्यों है? दूसरा सवाल ये, लाडले बदलते भी रहते ना सर, सदर ने आज पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान किया, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साहब को बताया, आपने जवाब दिया कि पैसे नहीं है। अब आपको दोबारा लेटर आ रहा है, पैसों का बता दें। तीसरा ये है कि दोबारा आपको जून में आप जब IMF प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आप इतनी कंफर्टेबल पोजीशन होगी कि आपको दोबारा दूसरा IMF प्रोग्राम ना लेना पड़े? ये दो सवाल सनाल से मैं अर्ज करता हूँ। जी अच्छा, एक तो जो 30 अप्रैल के हवाले से जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर KP इज़ वेरी क्लियर कि जी वो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इत्तला है कि वो कोई अक्टूबर-नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है वो गवर्नर और फिर ECP ने करना है। तीसरी जो कंट्रोवर्सी मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि जब से ये फैसला आया कल से, वो एक का ग्रुप कह रहा है कि ये फैसला 3 वर्सेस 2 से है, दूसरे लोग कह रहे हैं ये 4 वर्सेस 3 से है, और 2 जो पहले जिन्होंने जुडिशियल फैसला दे के उसके बाद बेंच रिकम्पोज हो गया, इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो अब क्या फैसला करती है PDM गवर्नमेंट, वो ऑब्वियसली मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या वो रिव्यू फाइल करेंगे या क्या। जो लीगोज हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो PMLN हो या PPP हो या JUI हो, सारी दूसरी पार्टीज़ भी वो फैसला करेंगी, ज़ाहिर है कि। लेकिन जहाँ तक देखें, हमें फैसला ये कर रहा है इससे कॉमन सेंस, जो इस वक्त जो हमारे ज़ाहरी, और मैं बड़ी आपको दिल से ये बात करने लगा हूँ, जो हमारे ज़ाहरी और बातनी जो प्रेशर्स हैं ना इस वक्त, जो नज़र आ रहे हैं, जो नहीं नज़र आ रहे, जो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, जो नहीं शेयर किए जा सकते, जो आपको बताए जाते हैं या जो नहीं बताए जाते, कंबाइंड टुगेदर, मैं समझता हूं कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने होशमंदी के साथ कंडक्ट ना किया तो खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान हो सकता है, और हमें रियासत को बचाना है। सियासत आती जाती है, सियासत, हम कोई बॉर्न सियासतदान नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सबकी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट। हमने इस रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है जी, रियासत को इलेक्शन से भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन देर आपका स्कीम, देखिए मेरे साथ आप 2 घंटे बहस कर लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स है। आप एक आर्टिकल बात करें 90 दिन, क्या पाकिस्तान में 3 दफ़ा 90 दिन में इलेक्शन यानी बियॉन्ड नहीं हुए? मैं तो नहीं कह रहा ना,
हम उसी आर्टिकल को इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या आपके इस वक्त सेंसस पे पैसे नहीं लग रहे? ये जो अभी इलेक्शन करेंगे क्या सेंसस मुकम्मल हो जाएगा? तो आधा मुल्क जो है वो सेंसस के पुराने सेंसस पे हो रहा होगा इलेक्शन, आधा जो मुल्क है वो नए सेंसस पे होगा। क्या आपकी 18वीं तरमीम ने ये नहीं कहा कि जी आप तमाम केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए? कोई विज़न था ना, पार्लियामेंट ने फैसला, मैंने आपने तो नहीं किया ना ये अकेले, मैं तो उसमें था। अब उसका मतलब है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। क्या चौथा, क्या आपके फालतू पैसे नहीं लगेंगे? क्या आप एक दफ़ा 2 सूबों के इलेक्शन करवाएंगे, सब कुछ मोबिलाइज करेंगे, आप फिर दोबारा मोबिलाइज करेंगे? इस वक्त तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके करीबन 15 अरब रुपए ज़्यादा लगेंगे। हमें तो एक पैसा बचाने की ज़रूरत है इस वक्त जो पाकिस्तान जिस फेज से गुजरा है। तो भाईजान ये 4-5 जो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इलेक्शन, होने चाहिए, लेकिन अगर कोई 2-4 महीने आगे पीछे होकर को अगर हो सकते हैं एक ही वक्त पे और आपका सेंसस भी हो जाए, आपका सेंसस के साथ आपका दोबारा चैलेंज ना हो। चौथी चीज़, अगर अब आप कराते हैं तो 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे होंगे। जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त 2 सूबों में हुकूमतें होंगी, 3 इलेक्शन, उसको क्या चैलेंज नहीं लोग करेंगे कि जी तो हुकूमतें या तो न्यूट्रल सेटअप तो ना हुआ ना जी, आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स आपने बनाई। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन का तो कोई दो राय है ही नहीं है, वो हमारा हाल ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। और ये नहीं है पहली दफ़ा होना, मैंने 3 दफ़ा मैंने आपको मोहतरमा के अर्थक्वेक फ्लड्स तो 3 दफ़ा तो हो चुके हैं। आपका आइन कहता है कि भी अगर कोई चीज़ जिसकी टाइम लाइन है उसके नहीं होगा तो दैट वुड नॉट बी इनवैलिड, तो आपका आइन उसकी भी इजाज़त देता है। तो मैं तो नहीं फैसला कर रहा, फैसला तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने करना है और जुडिशरी ने करना है। पर ये चीज़ें मुल्क के तनाजुर में, ओवरऑल तनाजुर में देखनी चाहिए कि हम किधर खड़े हैं ना। हम सिर्फ चंद 1-2 बिलियन, फिर 15 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए आपको अगर ये तोड़ के इलेक्शन हो। अब आपके सामने ज़हीर अब्बासी साहब, अच्छा जो देखिए मेरी अपना सनाउल्लाह साहब, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। सानू तो लंघन दो, तुम ये सवाल करोगे मैं जवाब देंगा, उतो मैनू एक क्वेरी आ जाएगी। तो मेहरबानी करो चलन दो, मैनू ऐसा ले कर लें दो, मैं स्टाफ लेवल कर लें दो। ज़हीर अब्बासी साहब तो बस करिए, बस करो यार, तो इंटरव्यू करा देने बाद। ज़हीर अब्बासी साहब, बिजनेस रिकॉर्डर से आप उठे ना यार, सवाल यार। अवाम को ये खबर है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अवाम को ये खबर है कि जो पाकिस्तान की बदतरीन तबाही की जो गाड़ी चल रही थी उसमें रुकावट आएगी। अवाम को ये खबर है कि इसको वापस 24th इकॉनमी की तरफ से 47 से उस रास्ते में दोबारा चलाया जाएगा। ये कितना वक्त लगता है अल्लाह को पता है। हमारी एक सेकंड, अवाम के लिए ये खबर है कि ये जो इस वक्त टाइट पोजीशन है रिजर्व्स की और हम जब परेशान है, ये जून तक बहुत बेहतर हो जाएगी। ज़हीर अब्बासी साहब, ज़हीर अब्बासी साहब बिजनेस रिकॉर्डर से, ज़हीर अब्बासी साहब बिजनेस रिकॉर्डर से यार, बस कर यार। ज़हीर अब्बासी साहब नहीं, न्यूट्रल जगह तो होगा ना, ताकि कोई लोग भी देखे होते जाके की करना है। वो वक्त गुजर चुके जो तो मेरी दस। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो डिप्रिसिएशन होगी, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इसकी वजह से कर्ज जो हमारे डेट में कितना इंक्रीज हुआ? दूसरा एक चीज और भी हो रहा है कि जब से आप अक्टूबर से आए हैं, आपके इनएक्शन की वजह से बहुत सारे पॉलिसी मेजर में इस वक्त जो कौम खमियाजा भुगत रही है वो उनकी वजह से भुगत रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? और तीसरी बात, हर चीज पे इमरान खान या पीटीआई को ब्लेम करते हैं। उन्होंने जो कुछ चीजें की थी, रिवर्स की थी, वो मार्च में की थी, जबकि आप 9 अप्रैल को आ गए थे, आप उसको रिवर्ट कर लेते। तो आज कितना अर्सा तक हमें ये बता दें कि ये इन चीजों की एक्विजिशन उन्हीं को देते रहेंगे, आप भी की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं? ठीक, देखिए एक तो यह है कि कोई इनएक्शन हमारे पार्ट में नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट डिक्टेट ग्लोबल अदारों को वो कब आए। मैं मिडल अक्टूबर गया था, इन्वाइटेड द एंड ऑफ अक्टूबर टू कम एंड रिव्यू, लेकिन यू कांट डिक्टेट, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, तो अपना मर्जी से फैसला करते हैं। तो मुझे आप इन एक्शन का ब्लेम ना दें। आई नेवर हैव बीन वीक इन टेकिंग एक्शंस, अल्लाह के फल से, लेकिन मैं उसकी तशहीर नहीं करता। मैं बुला के लोगों को बताता नहीं कि मैंने यही एक्शन लिए हैं। अगर आज ना लिए होते तो आज पता नहीं आपके हालत में होते। वो जो एक विश लिस्ट थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, शायद डिफ़ॉल्ट हो चुका होता।
तो इसलिए आप ज़रा मेहरबानी करके ज़रा सही सवाल करें मेरे भाई। इसमें अल्लाह के फल से या तो मुझे गिरवाएं फलां इन एक्शन है। आपने कहा कि 9 अप्रैल को आए थे, मैं तो एंड ऑफ सितंबर पे हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो एज ए हुकूमत PDM ने जो एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया। उन्होंने जो भी एक्शन लेने चाहिए थे लिए, उन्होंने जो भी कहते तो ब्लेम गेम नहीं है, ये हकायक हैं। हकायक को अगर आप कंपेयर करते हो ब्लेम गेम पे आते हैं तो आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्ट थिंकिंग। आई थिंक वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर। नेक्स्ट सवाल जी, नेक्स्ट सवाल। शहबाज राना साहब जी, शहबाज राना अब भाई इस तरह तो नहीं ना, दे दिया मैंने सवाल भाई। आज आपने अप्रैल में आके वो रिवर्ट क्यों नहीं की थी, जो एक्शन उन्होंने लिए थे उसको क्यों नहीं किए थे आपने? आप मुझे किस पता नहीं, मैं आप उनसे पूछे जो अप्रैल से सितंबर तक जो जिम्मेदार थे, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता ना भैया। डिप्रिसिएशन जो है, देखिए जो कल हुआ है, एक सेकंड, जो कल हुआ है भाई, जो कल डिप्रिसिएशन हुई है और जो आज इंप्रूवमेंट हुई है, अभी क्लोज होने दिन, वो रुपए ज़रबे आप अपना 126 अरब डॉलर या ज़रब दे दें, इतने इंटेलिजेंट है, आपको पता चल जाएगा कितना डेट हुआ। हाँ जो भी है, मैं तो भाई को कह रहा हूँ कि 220 से आगे की बात कर रहा हूँ, जब आप आए थे अब्बासी साहब भाई 245 था। ये आप देखें ना, आप ये शो कर रहा है कि योर टिल्ट ऑफ थिंकिंग। 245 था मेरी जान, आप चेक करो। शहबाज राना साहब जी राणा साहब, तो खुदा का खौफ करो, बिजनेस रिकॉर्ड ऐसे ही बने हैं। चल सर, पिछले एक माह की जो नेगोशिएशन है उसमें इवेंचुअली आईडीएफटी प्रिवेल करता है। अभी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला इशू रह गया, आपकी पोजीशन है, नंबर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो 7 अरब कह रहे हैं, तो इन केस दे डोंट कम टू योर नंबर ऑफ $5 बिलियन, तो क्या इसकी वजह से ये जो SLA है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो कल आपने ट्वीट किया कि अगले हफ्ते हो जाएगा, क्या अगर वो गैप रहता है आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, तो क्या SLA में ताखीर हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2 सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नेशनल ऑस्टेरिटी एक पॉलिसी दी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने खुद अनाउंस किया आप लोगों की तरफ से, आप लोगों ने सबने गाड़ियाँ भी वापस की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी डिमांड आ जाना कि हमें 75 मिलियन का एडिशनल बजट चाहिए, जो परसों आप लोगों ने कंसिडर भी किया। तो इससे पाकिस्तानियों को मैसेज क्या जाता है? एक तरफ जनरल GST का रेट इंक्रीज हुआ, हमें सारी कंपल्शन का पता, उस डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है, मैसेज टॉप लेवल से क्या गया है पाकिस्तानियों को 2 दिन पहले? देखिए राणा साहब, जो आपने 7 बिलियन वाली बात की है, एक तो मैंने आगे भी क्लैरिफाई किया महताब साहब को कि वो एक तो प्रायर एक्शन नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी जो गैप होगा वो हम मिलके करेंगे, उसको वी विल हेल्प यू टू वर्क विद यू टू बी फेयर। तो जो उनका क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए, लेकिन हम एक असूली नंबर की बात कर रहे हैं जो कि फिर MEF में लिखा जाएगा, तो उसका हमारे पास वैलिड रीजन है कि 7 बनता नहीं है, 5 बनता है मेरे नज़दीक। या आप उस 7 को जैसे मैंने किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट 8 महीने का नंबर 8-10 में आ जाना, तो अब तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, 2/3 तो टाइम गुजर गया। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही इर्रेशनल चीज़ है ये समझना कि जी अगर हमारे 3-3.5 बिलियन के हम रीपेमेंट नॉन चाइनीज़ को दे चुके तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। चाइनीज़ तो 100% वापस कर रहे, 2 बिलियन के 2 बिलियन, 700 कर दिया है, 500 आ जाएगा आज या मंडे ट्यूसडे इंशाल्लाह, और बाकी 500 फिर 300, तो वो भी एक आपका सोर्स है। तीसरा, मैं पहले बात नहीं की, मैं कर देता हूँ, राइज हमने, आपको पता है हम सब कुछ कर चुके हैं। प्रोग्राम जो है, जो रिफॉर्म है हमारा प्रोग्राम लोन 950 मिलियन यार, उसका भी आना है। तो मेरा मतलब है कि आप ये तो नंबर को मैच करना तो वो उन्होंने, टू बी फेयर टू देम, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रायर एक्शन है, बल्कि उन्होंने कहा कि वी विल वर्क विद यू टू फिल दी एक्सटर्नल गैप। तो उनका जो ड्यू क्रेडिट उनको देना चाहिए, तो दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग। जो आपका दूसरा सवाल था, बेसिकली उसमें जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो थी ना जी एक्सपेंडिचर, उसका जो है ERE जो जैसे कहते हैं, उसको हमने सिर्फ 18 मिलियन का किया है। वो जाहिर है कि उनकी जहाँ जितनी वहाँ एक्टिविटी है, जितना वो यानी आपने देख ही रहे हैं, आप सुबह आ जाए 8 रुपए के फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर पे 11 बजे, आप 3 बजे चले जाएं, आप ना किसी को मिले ना कुछ करें, आपके उधर आए तो आप टांग खड़ी करके करें तो अच्छा चल, थैंक, मेहरबानी, आई स्टैंड करेक्टेड जी। मेरी लगता है मेरी भी कोई असर हो रहा है, मैं भी भूल गया जी। और तो वो उनका हमने वही किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बल्कि कहा कि आपने ठीक किया, जो समरी थी उन्होंने कहा जी आपने ठीक किया, जो आपने सिर्फ ERE का किया है, बाकी हम हैं जी। समरी पहले से मूव हुई, और समरी पुरानी मूव हुई थी, इस ऑस्टेरिटी मेजर से पुरानी थी।
वट एवर दैट फर्क पता हाफिज साहब तुहानू पता है फिर सवाल ही तुहाडा बनदा नहीं ना सवाल बनदा ना ट्वीट बनदी देखो ना सियासत इन्हें पता है 31 जनवरी दी है और वो पुरानी है तो फिर भी ये जो है ना इन्होंने अब ट्वीट कर दी आप ही अल्लाह ने फर्क पता हाफिज साहब पीटीवी से जी 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 आपने स्टार्ट में कहा कि जो डिफॉल्ट है उसका जिक्र करना ही नहीं चाहिए और देयर इज नो पॉसिबल तकदीर। अब अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर खुद कहीं जाके तकरीर में कह देते हैं कि यार डिफॉल्ट हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उससे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? दूसरा अभी आपने 2013 के बारे में फरमा रहे थे कि 2013 में भी यही सर्कमस्टांसेस थे और आपने उनको फिक्स कर दिया। अब इस वक्त जो है और 2013 में एक बड़ा फर्क है, उस वक्त आपका जो है टर्म स्टार्ट हो रहा था, इस वक्त आपका टर्म एंड हो रहा है, टर्म में इतना ज्यादा नहीं है। क्या आप हमें थोड़ा सा जो है क्रोनोलॉजी बता देंगे ये SLA के बाद किस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे अगले 7-8 महीने में? और एक आखिरी बात है सर, अखबारों में खासतौर पर ये आता रहा कि जो डेट मैनेजमेंट ऑफिस है उसके जो हेड हैं वो भी एडहॉक बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे लगाए हुए आपने, तो उसका कोई सॉल्यूशन आपने कर लिया है? जी मेहरबानी जी, थैंक यू साहब। एक तो ये है कि जो आपने फरमाया, मैंने फ्रैंकली बिलीव मी मैं आपको सही, मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर नहीं सुनी। आई डोंट नो कि किन अल्फाज में उन्होंने कहा है या उसको कैसे रिपोर्ट किया गया या कैसे इंटरप्रेट हुआ है, वो मैंने नहीं सुनी। टू बी फेयर, मैंने ये ज़रूर सोशल मीडिया में देखा है और मैंने उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा मैंने इस तरह नहीं कहा। तो अब आई हैव टू बिलीव हिम कि मैं या तो पूरी तकरीर सुनूं फिर मुझे पता चले। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सेंस में कहा। बहुत लोग हैं जी कर दिया था। उन्होंने मुझे भी कहा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी नहीं बात की, मुझे पता है, आई एम पार्ट ऑफ द कैबिनेट। जो दूसरा आपने फरमाया कि ये बात सही आप फरमा रहे हैं कि जब आप आते हैं तो आप बहुत मुश्किल फैसले कर सकते हैं। 2013 में हमने आते ही आपको याद होगा 5 दिन में बजट दिया और करीबन हमने को 13-14 बड़े सीरियस किस्म के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए और उसी वजह से हमारा प्रोग्राम भी 4 जुलाई को साइन भी हो गया विद इन अ मंथ। तो अगर वो ना हुआ तो शायद इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं होना था विद इन अ मंथ। तो ये बात आपकी बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नाउ वी आर एट द फेक एंड। लेकिन डज दिस मीन कि हम फेक एंड की वजह से आप काम छोड़ दें? मैं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वट एवर वी कैन डू, वट एवर वी कैन अचीव, वी शुड ट्राई। और यही मैं समझता हूँ कि अच्छा अगर बिजनेस है यूजुअल होता, नॉर्मल होता और ये चेंज अगर होती, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जो हमारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी कोविड से पहले और कोविड के बाद, और गवर्नेंस का हालत जब तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि जो भी हो सकता है आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर। हाँ, जो नया मैंडेट होगा जिसका भी होगा वो मेरा ख्याल है बड़ी कंफर्टेबली इन मुश्किल तरीन चीज़ों को आप सही कह रहे हैं, मैं उस पर मेरा ये नहीं है। और जो आपने डेट मैनेजमेंट का कहा, बिल्कुल जो डॉक है जस्ट बीइंग टैकल्ड विद, एड आ चुकी है और इंशाल्लाह विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इंटरव्यू वगैरह करके वी विल हैव अ परमानेंट जो है डीजी डेट। जो पिछले सिलेक्टेड थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, बाय द वे थैंक यू तारक साहब, हमने पिछला पूरा प्रोसेस किया, वीकेंड बैठ के इंटरव्यूज किए, बहुत लोग बाहर थे, जब उनको फाइनल हो गया उनको इतला की दे रिफ्यूज टू ज्वाइन के पैसे तोड़े। एक साहब मदीना मुनव्वरा में थे, एक साहब कोई काम कहते मनीला या कहीं और फार ईस्ट में थे। वी ऑफर्ड देम डीजी डेट, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। डिप्टी उन्होंने कहा जी ये पैसे बड़े थोड़े हैं जी, हम नहीं आ सकते। बहुत बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।